हेलो स्टूडेंट्स, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान और समय के रचनात्मक उपयोग हेतु ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 चलाया जा रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार ई कंटेंट निर्माण और ऑनलाइन लाइव कक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें हम आज समाजशास्त्र विषय में जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है सामाजिक समस्या और सामाजिक विघटन, सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। मैं डॉक्टर पूनम बजाज आपके साथ आज इस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि समाजशास्त्र का विकास जो है वो समस्या मूलक परिस्थितियों को कम करने के प्रयत्न के रूप में हुआ है, और हम यह भी देखते हैं कि सामाजिक समस्याएं एक उपयोगी समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में हमारे सामने आती है, और सामाजिक समस्याएं जीवन का अभिन्न अंग होने के कारण लोगों की हमेशा ही इसमें रुचि बनी रहती है। वर्तमान समय में हम देखें तो संचार के साधनों की बहुत ज़्यादा उपलब्धता है और शिक्षा का प्रसार इतना ज़्यादा है कि लोग एक दूसरे स्थान पर भी एक दूसरे की समस्याओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं, और असंतुष्ट लोगों के व्यवहार के प्रति समाज में हमें जागरूकता दिखाई देती है। अब लोग यह मानने लगे हैं कि राष्ट्र के साधनों का कुछ भाग सामाजिक समस्याओं को हल करने में लगाना चाहिए, और समाजशास्त्रियों ने तो सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन में अपने आप को लगाया है, अपना ध्यान केंद्रित किया है, और वे यह कोशिश करते हैं कि इन समस्याओं के लिए यह जाना जाए कि इन समस्याओं को हल कैसे किया जाए, कौन सी सामाजिक दशा जो है वो एक सामाजिक समस्या है, किन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए, अर्थात यह समस्याएं बनती कैसे हैं। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक समस्या जो है वो दूसरी पर अंतर्निर्भर होती है। यदि हम समस्याओं को देखें तो हम जानते हैं कि समाज के अंदर अनेक समस्याएं उपस्थित हैं, चाहे हम बाल अपराध की बात करें, हम बेकारी की बात करें, निर्धनता या भ्रष्टाचार की बात करें, हम युद्ध की स्थितियों की बात करें, शारीरिक या मानसिक स्थितियों बीमारियों की बात करें, और जातिवाद की बात करें, कन्या भ्रूण हत्या की बात करें, तो हम यह देखते हैं कि ये समस्याएं हमें एक दूसरे पर निर्भर दिखाई देती हैं। एक सामाजिक दशा को सामाजिक समस्या के रूप में परिभाषित करने के लिए किसी भी समाज विशेष की मूल्य व्यवस्था का काफ़ी महत्व होता है। उस समाज की मूल्य व्यवस्था कैसी है, उस पर यह समस्या है या नहीं वह स्थिति ये डिपेंड करता है। और जब तक उस सामाजिक दशा को समाज के अधिकांश लोग अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याण के खतरे के रूप में नहीं देखते हैं, तो उसे वे सामाजिक समस्या के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं। तो इस तरह से कोई भी दशा, कोई भी स्थिति जो है वो सामाजिक समस्या का रूप तब लेती है जब अधिकांश लोग उसके बारे में जागरूक हों और उसे अपने कल्याण के लिए खतरे के रूप में देखें। जब हम परिभाषाओं को देखते हैं तो हम पाते हैं कि W वीवर जो है वो हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो तनाव, संघर्ष या निराशा उत्पन्न करती है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करती है। वॉल्श और फरफे की परिभाषा देखें तो हम पाते हैं कि सामाजिक समस्या सामाजिक आदर्शों का विचलन है, यानी हम अपने आदर्शों से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, तो यह समस्या के रूप में हमारे सामने वह स्थिति आ जाती है जिसका निराकरण सामूहिक प्रयास से संभव है। तो यह व्यक्ति और समाज दोनों के विकास की दृष्टि से बाधक होती है। इन सामाजिक समस्याओं का मनोवैज्ञानिक और भौतिक विस्तार इतना ज़्यादा होता है कि ये लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करने लगती हैं। समूह या जनता में उसके प्रति जागरूकता होना अति ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम यह भी देखते हैं कि इसमें सामाजिक क्रिया और सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है समस्याओं को सुलझाने में। पुनः सामंजस्य के लिए पर्यावरण संबंधी संरचना जो है उसमें संशोधन की आवश्यकता भी पड़ती है। समाज की सामाजिक सुदृढ़ता और सामाजिक मूल्य व्यवस्था के लिए ये समस्याएं एक खतरे के रूप में हमारे सामने आती हैं और यह समाज में विचलन की स्थिति को पैदा करती हैं, यानी कि समाज से एकीकरण सहयोग जो है वह कम होने लगता है। तो हम अब यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये सामाजिक समस्याएं सामाजिक कल्याण के लिए खतरे के रूप में लोग इसे देखते हैं। समाज के काफ़ी लोग इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं और इनके निराकरण के लिए सामूहिक रूप से
कोई ना कोई रचनात्मक कार्य या प्रयास करने की आवश्यकता को अनुभव करने लगते हैं और इन प्रयासों के लिए वे साझा प्रयास भी करते हैं। रिचर्ड सी फुलर जो है वो हमें 3 अवस्थाएं बताते हैं कि कोई भी सामाजिक दशा जो है वो सामाजिक समस्या के रूप में कब सामने आती है। जब नंबर 1 पे हम देखते हैं कि लोगों को यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि यह परिस्थिति लोगों की मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से अनुचित है और इसको हल करना ही होगा, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करने ही होंगे। इसके लिए जो बहुत सारे 7 सुझाव हैं उनमें से एक को मानना होगा और फिर उसके अनुरूप साधनों की व्यवस्था करनी होगी, साधन ढूंढने होंगे, रिसोर्सेज को लगाना होगा। तीसरा, साधन ढूंढने के बाद उनको क्रियान्विति उनकी करनी होगी ताकि उसमें सुधार लाया जा सके। जब हम जॉन जे केन की बात करते हैं तो वे हमारे सामने इन समस्याओं को 2 रूपों में रखते हैं। वे कहते हैं एक है प्रकट सामाजिक समस्या और दूसरी है प्रत्याशित या गुप्त सामाजिक समस्या। जो प्रकट सामाजिक समस्या है वह एक ऐसी सामाजिक दशा है जिसके लिए राज्य या जो निजी एजेंसियां हैं, जो एजेंसीज हैं, इन दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से प्रयास किए जाते हैं। और वो प्रयास कैसे किए जाते हैं? उपचारात्मक प्रयत्न किए जाते हैं, जनता को इसके प्रति जागरूक कर दिया जाता है और जनता यह विश्वास करने लगती है कि यह दशा समाज की मूल्य व्यवस्थाओं के लिए खतरा है, जैसे कि अपराध, बाल अपराध, बेकारी, निर्धनता, जनसंख्या वृद्धि इत्यादि। तो यहाँ जागरूकता की बात की गई है। जो प्रत्याशित सामाजिक समस्या की वे बात करते हैं, कोवर्ट सोशल प्रॉब्लम की, वे कहते हैं ये समाज के लिए तो खतरा है ही, लेकिन इनके लिए हो सकता है कि कोई उपचारात्मक सामूहिक कार्यवाही नहीं की हो। इनके प्रति जनता में यदि कोई जागरूकता पैदा नहीं होती है तो सामूहिक कार्यवाही नहीं भी होती है। जैसे कि हम अनटचेबिलिटी को देखते हैं, जब सैकड़ों वर्षों तक यह एक अप्रत्याशित सामाजिक समस्या के रूप में रही, लेकिन ये किसी न किसी समूह के, किसी न किसी लोगों के मन मस्तिष्क में चलती रही कि ये वास्तव में एक समस्या है और बाद में इसके निराकरण के प्रयास किए गए। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि व्यक्तिगत या व्यक्तिक और सामाजिक समस्याएं जो हैं उनको कैसे देखा जाता है। व्यक्तिगत समस्या जो है जिसका संबंध किसी एक व्यक्ति विशेष से होता है, यह व्यक्ति के विकास और प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। जब व्यक्ति सामाजिक आदर्शों की अवहेलना करने लगता है तो उसके व्यक्तित्व का विघटन होने लगता है। तो इस प्रकार से वह अनेक समस्याओं से घिरता चला जाता है जब उसके व्यक्तित्व में डिसऑर्गेनाइजेशन उत्पन्न हो जाता है। व्यक्तिगत समस्याएं व्यक्ति के उन व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो संस्कृति द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिमान से इतने अधिक नीचे गिर जाते हैं कि समाज ही उन्हें अस्वीकार कर देता है, उन्हें नहीं मानता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मद्यपान करके, शराब पीकर, नशा करके घर में मारपीट करे और अन्य तरह की हिंसा पर उतारू हो जाए तो यह हमारी संस्कृति या समाज द्वारा मान्यता प्राप्त जो आदर्श मूल्य हैं वह नहीं है, तो वह उन मूल्यों को छोड़ देता है। यहाँ उसके व्यक्ति का विघटन भी हमें दिखाई देता है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी असंतुलन उत्पन्न होने लगता है। जब इसे हल करने की बात आती है कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए, तो हम देखते हैं कि इसका प्रयत्न भी व्यक्ति के स्तर पर ही किया जाता है, यानी इसे सॉल्व करने का प्रयास भी व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। लेकिन जब व्यक्ति इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो दूसरे लोग भी इसे हल करने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत समस्या के लिए व्यक्ति स्वयं अकेला या कुछ व्यक्ति उत्तरदायी हो सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम व्यक्ति को ही भुगतने होते हैं। जबकि सामाजिक समस्या में समाज और समुदाय के कई लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। व्यक्तिगत जब समस्या की स्थिति आती है तो उसमें व्यक्ति अपने उद्देश्य और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज जिन साधनों को नहीं मानता उनका भी प्रयोग करने लगता है। यह वह व्यक्तिगत रूप से करता है, लेकिन जब सामाजिक समस्या की बात आती है तो समाज के अधिकांश लोग उसे अपनाने लगते हैं, उन अनैतिक साधनों को, तब वह हमारे सामने सामाजिक समस्या के रूप में आती है या उत्पन्न होती है और समाज के विकास के लिए वह एक खतरे के रूप में हमें दिखाई देती है। सामाजिक समस्या की स्थिति में सामाजिक संरचना और संगठन दोनों ही अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जबकि व्यक्तिगत समस्या के दौरान
व्यक्ति के व्यक्तित्व में असंतुलन और विघटन हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। जब हम सामाजिक विघटन की बात करते हैं तो हम इसे एक ऐसी प्रक्रिया या समूह या समाज के सदस्यों के आपसी संबंधों की टूटन के रूप में देखते हैं। और हम यह भी देखते हैं कि व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने वाले आदर्श और सामाजिक नियम जो है उनका प्रभाव कम होने लगता है, जिसके कारण सामाजिक संरचना का रूप बिगड़ने लगता है और सामाजिक संगठन सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको चोट पहुंचती है। इस स्थिति में विभिन्न व्यक्ति और संस्थाएं मनमाने ढंग से अपने कार्य करने लगते हैं। यह सामाजिक संगठन के बिल्कुल विपरीत अवस्था है। हम यह भी देखते हैं कि सामाजिक विघटन जो है वो व्यवस्था के टूट जाने या सामाजिक संरचना के विभिन्न भागों में एकता की कमी या अभाव के कारण से उत्पन्न होता है। यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण का कम होना और विशृंखलता उत्पन्न हो जाना भी सामाजिक विघटन को बताता है, चेताता है। सामाजिक विघटन किसी भी समूह के सदस्यों पर से समाज के मौजूदा नियमों का जब प्रभाव कम होने लगता है, वे उसे मानने से इनकार कर देते हैं, तो सामाजिक विघटन जो है वो पैदा होता है। ऐसा कोई भी समाज नहीं दिखाई देता जिसमें कि समस्याएं नहीं पाई जाती हो, विघटन नहीं पाया जाता हो। तो इस आधार पर जब हम सामाजिक विघटन की प्रकृति को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन की स्थिति पाई जाती है और इस परिवर्तन के दौरान जो है वो सामाजिक या व्यक्तिक विघटन जो है उसकी उत्पत्ति के स्रोत सभी समाजों में अलग अलग रूप से दिखाई देते हैं, यानी उनके भिन्न भिन्न व्यवहार हमें दिखाई देते हैं। सरल समाजों में यह भिन्नता व्यक्तियों के व्यवहारों की बहुत कम होती है, जबकि जटिल समाजों में यह भिन्नता व्यवहारों की भिन्नता बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। इसी के कारण सामाजिक व्यवस्था में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और सामाजिक विघटन जो है वो सामाजिक परिवर्तन के उन पक्षों से संबंधित दिखाई देता है हमें, जिसके कारण सामाजिक संस्थाओं और उनके बीच के अंतर संबंधों के जो नॉर्म्स हैं, जो प्रतिमान हैं, उनसे अस्त व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, यानी कि स्थिति सारी होच पोच होने लगती है। सामाजिक विघटन की जो प्रकृति है वह समाज में अशांति और अस्थिरता लाने वाली होती है और इसके कारण से क्या होता है, समाज में प्रतियोगिता बढ़ जाती है, प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ जाती है, लोग हिंसक हो जाते हैं, जो समाज के सदस्य हैं उनकी जो रोल्स हैं, भूमिका है, उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगते हैं और व्यवस्था को बनाने वाले जो निर्णायक तत्व हैं वो अपना स्थान छोड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो समन्वय या एकीकरण की स्थिति है, प्रकृति है, वह कमजोर होने लगती है। इससे सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो हम इसकी प्रकृति को इस रूप में देखते हैं। जब हम यह देखते हैं कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया के रूप में है तो हमें दिखाई देता है कि यह एक परिवर्तनशील अवधारणा है, स्थिर नहीं है और परिवर्तन की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। प्रत्येक समाज में ऐसे कई कारक मौजूद हैं, जैसे कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, संघर्ष की स्थिति, श्रम विभाजन का अधिक होना, सामाजिक विभेद, जिसके कारण सामाजिक संरचना में हमें अस्त व्यस्तता दिखाई देती है और यही कारण है कि सामाजिक विघटन हमें एक प्रक्रिया के रूप में दिखाई देता है। इनके तीव्र हो जाने पर सामाजिक क्रियाएं जो हैं, सोशल एक्शंस जो हैं, वो कम प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और उनमें संगठन का अभाव हो जाता है। जब हम सामाजिक विघटन को एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तो हम न्यूमेयर की बात को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि यह सामाजिक विघटन केवल एक असंतुलित अवस्था ही नहीं है, बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस रूप में जब हम इसको प्रक्रिया कहते हैं तो यह उन घटनाओं के क्रम और उनकी उपस्थिति को व्यक्त करता है जो व्यक्तियों और समूहों की स्वाभाविक क्रियाशीलता में बाधा उत्पन्न करते हैं, बाधा डालते हैं। घटनाओं के इस क्रम में जिससे कि यह प्रक्रिया निर्मित हो रही है, जबकि व्यक्तियों और समूहों के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, तो उस वक्त कुछ अन्य विघटनकारी उप प्रक्रियाएं भी सामने आती हैं जो हमने पहले जानी है
ये संघर्ष करते हैं लोग, उनमें आपसी सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं, प्रतिस्पर्धा में वे अत्यधिक लग जाते हैं। अब हम यह भी देखते हैं कि विघटन प्रत्येक समाज का हिस्सा है, चाहे वह संगठित समाज हो, कितना भी मजबूत समाज हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें विघटन के तत्व जो हैं वो हमेशा मौजूद रहते हैं। इसी तरह से चाहे कितना भी विघटित समाज हो, उसमें भी संगठन के कुछ ना कुछ तत्व जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं, वह पाए जाते हैं। जब हम सामाजिक विघटन के लक्षणों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का जो प्रभाव है वह कम होने लगता है, साधनों का प्रभाव कम होने लगता है, व्यक्तिवादिता पर जोर आ जाता है और सामूहिक आदर्श जो हैं वे कम होने लगते हैं। रूढ़ियों और संस्थाओं में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। कार्यों का जो है वो एक समिति से दूसरी समिति को हस्तांतरण हो जाता है, यानी कि जिस संस्था को, जिस समिति को जो कार्य करना चाहिए वह कार्य नहीं कर पाती हैं, तो दूसरी समितियां उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने लगती हैं या उनके कार्यों को छीन लिया जाता है। तब भी विघटन की जो समस्या है, विघटन समाज में उत्पन्न हो जाता है। जब स्टेटस और रोल जो है उसकी अनसर्टेनिटी हो जाती है, परिस्थिति और भूमिका में एक अनिश्चितता आ जाती है, व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह क्या करे। इसका एक एग्जाम्पल जो है वो दिया जाता है कि जैसे अब शिक्षा का स्तर वर्तमान समय में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, महिलाएं अत्यधिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, तो ये शिक्षित महिलाएं जो हैं इनकी परिस्थिति और भूमिका उसमें संतुलन का एक अभाव है, अनिश्चितता व्याप्त है। वे गृहिणी के रूप में कार्य करें या एक नौकरी पेशा के रूप में कार्य करें या कुछ अन्य करें क्या नहीं करें, इस संबंध में निश्चितता का अभाव पाया जाता है और ऐसी स्थिति में असंतोष और निराशा जो है वो बढ़ती जाती है। वर्तमान समय या वर्तमान दौर इस प्रकार का है जहां सामाजिक परिवर्तन की गति जो है वो बहुत तेज है, तो इसलिए भी व्यक्ति शीघ्रता से अनुकूलन नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक समस्याएं किन स्थितियों को कहते हैं, किस दशा में वे उत्पन्न होती हैं, उनके हल या निराकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए, व्यक्तिगत समस्याएं और सामाजिक समस्याएं किस प्रकार से अलग अलग हैं, सामाजिक विघटन की स्थितियां क्या होती हैं और कैसे यह एक प्रक्रिया के रूप में समाज में चलता है। जब हम सामाजिक समस्याएं और सामाजिक विघटन में संबंध देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब एक समाज में सामाजिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो उस समाज की जो एकीकृत कार्यात्मक समग्रता है वह कार्य नहीं कर पाती है, उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसी दशा में सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत विघटन और सामाजिक समस्याओं के बीच में भी गहरा संबंध है, क्योंकि जब व्यक्ति जो है वो समाज के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाता है तो वह अपनी भूमिकाएं भी ठीक से नहीं निभा पाता है। इस प्रकार समाज में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये धीरे धीरे सामाजिक समस्याओं का रूप लेने लगती हैं, क्योंकि एक विघटित व्यक्ति जो है वो अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करने लगता है। अगर हम यह देखें कि परिवारों में विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है और वह धीरे धीरे दूसरी जगह फैलने लगती है, तो यह भी हमें सामाजिक विघटन के रूप में दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। एक व्यक्ति यदि पूरे जगह पर एडजस्ट नहीं हो पाता है, अनुकूलन नहीं कर पाता है, तो वह दूसरे व्यक्तियों को भी प्रभावित करने लगता है। इससे कई मानसिक जो है वो व्याधियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक